प्लेग, प्लेग डिस्ट्रीब्यूशन इधर अमेरिका में, अफ्रीका में और इंडिया में, साउथ में और गुजरात में ज़्यादा इन 2016 बाय द माइस। WHO ने कुछ नोटिफाइबल डिजीज दिए हैं, कई बार पूछते हैं। नोटिफाइबल डिजीजेस में भी एक प्लेग है, कॉलरा, प्लेग एंड येलो फीवर आर द ग्रुप ए, जो करनी जरूरी है। CPY उसमें प्लेग आती है। अगर प्लेग का कोई भी डिजीज या कोई पेशेंट तुम्हारे पास आता है तो यू हैव टू नोटिफाई इट टू हायर अथॉरिटी, ऊपर तुम्हें नोटिफाई करना होता है कि एक प्लेग का केस आया है। बायो टेररिस्ट एजेंट की तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। प्लेग के जो होते हैं स्पोर्स, जैसे बैसिलस टीबीज, एंथ्रेक्स के स्पोर्स, बोटुलिनम के स्पोर्स, इनके स्पोर्स लेकर के हम बायो टेररिस्ट समझते क्या होता है? क्या होता है? पीछे जो भी अभी आया है, क्या नाम है तुम्हारा? जयदेव। तुम्हारा? हाँ, सिद्धार्थ। हाँ, जयदेव बताओ। बायो टेररिस्ट क्या होता है? अपने शब्दों में बोलो, बताया तुमने? हाँ, इन्फेक्शन फैलाते हो एक देश में दूसरे देश में, या एक ने दूसरे को हथियार के बल बना करके एज अ टेररिस्ट, एज अ वेपन की तरह से यूज करते हैं उसको। बायो मीन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज अ वेपन यूज कर रहे हैं हम, एक के खिलाफ दूसरे के एज अ वेपन यूज करेंगे टेरर क्रिएट करने के लिए, टेरर क्रिएट करने के लिए, डराने के लिए या मारने के लिए। तो एंथ्रेक्स के स्पोर्स, बोटुलिनम के स्पोर्स भी, दीज आर यूज्ड एज द बायो टेररिस्ट। इसमें प्लेग भी है जिसको हम बायो टेररिस्ट की तरह यूज करते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, दैट इज हेस्ट, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज एजेंट फैक्टर्स। प्लेग का एजेंट कौन है? Yersinia pestis. Yersinia pestis is a bacteria that is gram-negative, non-motile, non-spore forming bacillus. ठीक है। रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग, फ्रीज में भी सर्वाइव कर जाता है, टेम्परेचर पे भी, ड्राइंग करने पर भी, किल करने पर भी, मारने पे कैसे, हीट से, सनलाइट से मारने पर भी सर्वाइव कर जाता है। बेसिलस स्पोर्स होते नहीं है इसमें, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, तो इसीलिए हम इसको बायोटेरिस की तरह यूज करते हैं। जो आसानी से नहीं मरती हैं जो चीजें, उनको हम इसलिए यूज कर पाते हैं। जूनोटिक इन्फेक्शन, जूनोटिक क्या होता है? व्हाट इज जूनोसिस? जू में एनिमल्स, जो एनिमल्स से ट्रांसमिट होते हैं। एनिमल्स में डिजीज होती है, बेसिकली दे आर डिजीज ऑफ एनिमल्स बट एक्सीडेंटली टू द ह्यूमन बीइंग, दैट इज जूनोसिस। ह्यूमन प्लेग ऑकर्स फ्रॉम द बाइट ऑफ एन एनिमल इन्फेक्टेड फ्ली। अगर फ्ली इन्फेक्टेड है, फ्ली में प्लेग के बेसिलाई हैं, यर्सीनिया पेस्टिस है, देन इट विल कॉज द ह्यूमन प्लेग। आ जाओ भैया, सबसे आगे वाली खाली है तुम लोग के लिए, सारे यहीं आ जाओ। Outbreaks are cyclical corresponding to the rodent reservoir and arthropod vector. Outbreaks क्या होते हैं? प्लेग चल रहा है, प्लेग। कॉपी निकाल लो बैग में से, पीछे रखो नीचे और कॉपी निकालो। आउटब्रेक दैट इज सडन आउटस्पर्ट ऑफ सम केसेस। उसमें क्या हुआ, एकदम से बहुत सारे केस है, तो साइक्लिकल करस्पॉन्डिंग टू द रोडेंट रिजर्वायर। तो रिजर्वायर और वेक्टर, वेक्टर क्या हो गया इसमें? रोडेंट और रिजर्वायर वही हो जाएंगे, रोडेंट रिजर्वायर। एंड ट्रांसमिटिंग एजेंट इज फ्री, इज द इन्फेक्टिव एजेंट जो कि ट्रांसमिट कर रही है। यर्सीनिया पेस्टिस सनलाइट से भी डिस्ट्रॉय जाता है, सर्वाइवल 1 घंटे तक हवा में रहता है। ये रहने दो। रिजर्वायर कौन है? वाइल्ड रैट, दैट इज टाटेरा इंडिका, फील्ड माइस, मेनली इसमें चूहे हैं, माइस है, रेडेड रोडेंट्स हैं, जो कि वाइल्ड भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, उसके डिफरेंट वेरिएंट। आ जाओ भाई, दैट और गर्बिल। इसमें तो बहुत अच्छा दिख रहा है, इसमें कंप्लीट हो रहा है, आगे की लाइट होने से। डिजीज इज मेंटेन्ड एंड स्प्रेड बाय द रेजिस्टेंट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड रोडेंट्स। वाइल्ड में क्या होता है, जो डोमेस्टिक रोडेंट्स होते हैं वो घर में घुस जाते हैं, या तो पकड़ लेते हैं उनको या मार देते हैं या कहीं और भगा देते हैं। तो यहाँ से डिजीज उसके ऊपर, माइस जो रोडेंट्स हैं उनके ऊपर फ्ली रहती है, रैट फ्ली, कीड़ी, छोटी छोटी कीड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर। उस फ्ली के अंदर इसका बेसिलस रहता है प्लेग का, जो कि ट्रांसमिट कर रहा होता है एजेंट।
तो रोडेंट जाए एक जगह से दूसरी जगह, तो फ्ली भी जाएगी एक जगह दूसरी जगह, और वो दूसरी जगह डिजीज को ट्रांसमिट करेगी। फ्ली ने काटा, फ्ली ने बाइट किया ह्यूमन को, एक्सीडेंटली ह्यूमन भी इन्फेक्ट हो गया। तो माउस तो हुआ ही हुआ, ये माइस तो, और वो भी एक्सीडेंटली ह्यूमन भी इन्फेक्ट हो गया। अब अगर वो वाइल्ड होगा तो वाइल्ड कहाँ जाएंगे? जंगल में, तो जंगल में जाके छुप जाते हैं, तो वहां पर ना आप किल कर पाते हैं ना उसको खत्म कर सकते हो। इसीलिए प्लेग को हम पूरी तरह से कभी एलिमिनेट या खत्म इरेडिकेट नहीं कर सकते। जिस डिजीज को हम इरेडिकेट मतलब है बिल्कुल डिजीज का एजेंट ही खत्म हो जाए, डिजीज तो हो ही ना किसी में, ना ट्रांसमिशन हो, डिजीज का एजेंट जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो वो एजेंट तो खत्म हो ही जाता, क्योंकि क्या होगा, वो माइस में रहेगा, माइस जो है वाइल्ड है, वाइल्ड जो है वो जंगल में जाके घुस जाएंगे। अब वो कहाँ घुसा हुआ है वहां से पकड़ के तुम उसको नहीं इरेडिकेट कर सकते। तो प्लेग कैन नॉट बी इरेडिकेटेड। प्लेग कभी भी ऐसी डिजीज है जिसको इरेडिकेट नहीं कर सकते। एलिमिनेट कर सकते हैं, ट्रांसमिट करने से रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्लेग में हम कंट्रोल की बात करते हैं कि हम प्लेग को कंट्रोल कर सकते हैं कि माइस यहाँ पे कोई ना रहे जिससे वो डिजीज ट्रांसमिट हो रही है। ये इक्का दुक्का रहेगा तो वो माइस में हो जाएगी और ह्यूमन में डिजीज नहीं होगी। तो ये जो वाइल्ड रोडेंट्स होते हैं, जो कि स्पेशली रेजिस्टेंट स्पीशीज होती हैं, वो एक दूसरे में डिजीज को ट्रांसमिट करती रहती हैं। अब हुआ, खत्म हो गया, फिर कंट्रोल कर लिया आपने, फिर दोबारा थोड़े दिन बाद फिर से हो जाएगा, साल भर बाद। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, रिजर्वायर जहाँ बहुत सारा इकट्ठा पड़ा रहेगा पानी की टंकी ऊपर, दैट इज रिजर्वायर, और जहां से निकलेंगे दैट इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहे हैं, दैट इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, दैट इज इन्फेक्टेड रोडेंट्स एंड जो इन्फेक्टेड होंगे वही डिजीज को ट्रांसमिट करेंगे। एंड केसेस ऑफ निमोनिक प्लेग, मैन टू मैन ट्रांसमिशन इज वेरी रेयर एक्सेप्ट निमोनिक प्लेग। निमोनिक प्लेग क्यों? ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। निमोनिक है वो खांसेगा, निमोनिया में जब भी कुछ होगा तो मेन सिम्टम इज कफ, कोराइजा, या फिर नेजल सिक्रीशन। तो नेजल सिक्रीशन होंगे, कहीं भी ड्रॉपलेट गिरा देगा, उससे ड्रॉप्स बन जाएंगे और ड्रॉपलेट न्यूक्लियर बन जाएंगे, और या फिर एरोसॉल के ट्रांसमिट करके, मैंने खांसा तो कुछ एरोसॉल जो भारी थे वो नीचे गिर गए, कुछ हल्के होंगे जो कि हवा में तैरते रहेंगे एरोसॉल से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से दूसरे को मैंने दे करके इन्फेक्शन दे दिया। तो केस ऑफ निमोनिक प्लेग जो ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन करते हैं, या फिर इन्फेक्टेड रोडेंट्स एंड फ्लीज आर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। रिस्क फैक्टर्स किन में होते हैं? तुम में, हम में, हर किसी में नहीं होते। किसमें होंगे? क्लोज कॉन्टैक्ट विद द केस, जो केस के साथ में, केस जिसमें डिजीज हो रही है, आ जाओ, जिसमें डिजीज हो रही है उसके साथ में क्लोज कॉन्टैक्ट में होगा, या फिर इन्फेक्टेड एनिमल के साथ में कॉन्टैक्ट में होगा, या फिर लिविंग और रिसेंट ट्रैवल इन द एंडेमिक एरिया। व्हाट इज एंडेमिक? आगे आगे, एंडेमिक क्या होता है? व्हाट इज एंडेमिक? एंडेमिक एरिया, एपिडेमिक, पैंडेमिक। कोरोना गया है, अब तो बताओगे नहीं, फिर काम ही चलेगा, बताना पड़ेगा, कुछ भी बोलो। आउटब्रेक छोटा फॉर्म में, और उससे बड़ा एपिडेमिक, और उससे बड़ा पैंडेमिक। ये तो रफली हो गया तो मेरे समझाने के हिसाब से, बट इसकी डेफिनेट डेफिनेशन होती है, ठीक है, वो देख लेना। सेकंड एमबीबीएस उसमें छोड़िए, आगे देख लेना, उन्हें टॉपिक दे देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एंडेमिक जो लोकली एंडेमिक एरिया, लोकली एक एरिया में, लोकली एक डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में यूजुअली वो डिजीज रहती है। तो जहां पर वो डिजीज रहती है, तो वहां अगर मैं जाऊंगी बाहर से, तो मुझे या तो वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, वरना मैं वहां जाऊंगी तो मैं इन्फेक्ट हो जाऊंगी। तो जो उस एरिया में रहते हैं उनको वैक्सीन लगाई जाती है, जो बाहर से आ रहे हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी, जो उस एरिया में रह रहा है वो यूजुअली इन्फेक्ट रहते हैं। तो लिविंग इन और रिसाइडिंग रिसेंट ट्रैवल इन द एंडेमिक एरिया, या एंडेमिक एरिया से मैं बाहर आई हूँ तो मेरे चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि मैं उस एंडेमिक एरिया से मैं डिजीज एजेंट को लेकर के आई हूँ जो इंक्यूबेशन पीरियड में है, एंड लेटर ऑन आई विल डेवलप द डिजीज। वेरी डोमेस्टिक एनिमल्स रनिंग द लूज, या फिर रिसाइडिंग इन क्राउडिंग कंडीशंस, कूल एंड वेट वेदर। देन होस्ट फैक्टर्स, होस्ट ह्यूमन बींग्स इनमें ये डिजीज हो रही है। कौन से फैक्टर्स जो फेवरेबल करेंगे? दैट आर एज, ऑल एजेस एंड बोथ सेक्सेस। किसी भी एज में हो सकता है, ऐसा नहीं है। कुछ डिजीज होते हैं जो बच्चों में होती है, लाइक बच्चों में ज्यादा कॉमन होती है, लाइक, और अब तो काफी डिजीज हमारी हो चुकी हैं। कितनों के पास बुक है? पार्क, रेज योर हैंड। किसी के पास नहीं है? पढ़ते भी नहीं हो, लिखते भी नहीं हो। पढ़ते हो कितने दिनों बाद पीएसएम पढ़ोगे? कितने दिन बाद पीएसएम बात पढ़ी है, या बुक से या कॉपी से पढ़ी है? बताओ, पढ़े हो?
नहीं पढ़ते हो? सालों से नहीं पढ़ी? सालों से नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ोगे? क्लास में पढ़ते हो? क्लास में लिखते तो कुछ नहीं, बस सुन लिया वो याद रहता है एक बार में? पिछले टर्म का या पिछले पिछले टर्म का भी याद है? क्या पढ़ा था पिछले टर्म पे? क्या बताया था पिछले टर्म पे? कॉपी में लिखा होगा कुछ? टॉपिक का नाम ही नहीं लिखते हो? लिखा है टॉपिक का नाम, वो भी नहीं लिखते हो? तो किस लिए आते हो क्लास में? कहानी सुनने के लिए यहाँ पर? कॉपी निकालो बैग, उस बैग में से और लिखो उससे। टॉपिक का नाम लिखा है आज का? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आज? प्ले। एज में ऑल एजेस एंड ऑल सेक्सेस बोथ मेल एंड फीमेल आर इक्वली ससेप्टेबल। मेल जो हम यूजली मानते हैं कि अपने इंडिया में बाहर ज्यादा काम करते हैं, तो उनमें वो डिजीजेस कॉमन होती है जो बाहर या फिर ऑक्यूपेशन की वजह से कॉमन होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बाहर ऑक्यूपेशन पे भी हो सकती है और अंदर भी। तो बोथ सेक्सेस आर, जो अंदर इंडोर डिजीज होती है वो हम यूजली बोलते हैं कि फीमेल्स में मोर कॉमन होती है, इसके लिए बोथ आर ससेप्टेबल। ह्यूमन एक्टिविटीज विच में कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द नेचुरल फोकाई ड्यूरिंग देयर एक्टिविटी। जब आप बाहर निकल रहे हो जहाँ पे नेचुरल रोडेंट्स रह रहे हैं, उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, हंटिंग या फिर ग्रेजिंग या कल्टीवेशन या हार्वेस्टिंग के टाइम पे, या कंस्ट्रक्शन जब नया मकान बना था वहाँ चूहे आ जाते हैं, रहने लग जाते हैं गंदगी की वजह से। आउटडोर रिक्रिएशन, और जहाँ पर भी फ्ली का या फिर रैट फ्ली का और मैन का कांटेक्ट होगा वहाँ पर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मूवमेंट ऑफ द पीपल, प्लेग इज एसोसिएटेड मूवमेंट ऑफ पीपल और या फिर कार्गो, सामान अगर सी से या लैंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो रैट भी ट्रांसमिट होंगे एंड ट्रांसमिटिंग द डिजीज। इम्यूनिटी, नो नेचुरल इम्यूनिटी, ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं से इम्यूनिटी मिल जाएगी। नेचुरल मीन्स अपने आप ही मेरे पास कहीं हल्का फुल्का इन्फेक्शन आ गया एंड गिविंग मी इम्यूनिटी, रेजिंग माई एंटीबॉडीज। नेचुरल इम्यूनिटी मीन्स naturally without any disease if I will having the immunity, that is natural immunity। तो वो इसमें नहीं होती है। वैक्सीन लगाते हैं तो भी कुछ टाइम तक इम्यूनिटी रहती है। Environmental factors, season, which season is more common in North India, especially the September to मई। ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जून जुलाई आ जाती है तो ये खत्म हो जाते हैं और डिजीज कॉज नहीं करते। लेकिन अगर मौसम फेवरेबल तो ठंडा होगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मई तक वे फेवरेबल। बट इन साउथ इंडिया दे आर एक्टिव ऑल अराउंड। वहाँ पर सर्दी पड़ती है क्या? या गर्मी पड़ती है तेज? साउथ इंडिया में नहीं पड़ती, बिकॉज कोस्टल की वजह से, पानी की वजह से वहाँ पर इतनी तेज ठंड या गर्मी नहीं पड़ती है, तो इसलिए वहाँ पर ऑल ईयर पूरे साल भर तक डिजीज ट्रांसमिट होती रहती है। टेम्परेचर वही फेवरेबल टेम्परेचर 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड, ह्यूमिडिटी 60%। रेनफॉल, हैवी रेनफॉल में, फ्लड्स में ये रोडेंट्स के इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। क्यों? घरों में आ जाएंगे, पानी से क्या होगा, पानी पानी हो जाएगा सब पानी, फिर उसके बाद पानी निकालोगे तो सारी गंदगी हो जाती है, जो नाले थे, नदी थी, सब एक हम एक हो जाते हैं, जो गंदगी थी सब एक हो जाता है। तो घर में भी गंदगी आ जाती है एंड रोडेंट्स को गंदगी पसंद होती है और वो फ्लरिश कर जाते हैं, रोडेंट्स बढ़ जाते हैं, रैट फ्ली बढ़ जाती है, घरों के अंदर आ जाते हैं। तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, रैट फ्लीज, रैट जो डिजीज होती हैं वो सारी बढ़ जाती है। ह्यूमन ड्वेलिंग, रैट्स या फ्रीक्वेंट ह्यूमन हाउसेज, जहाँ पर ह्यूमन हाउसिंग कंडीशंस आर पुअर, जहाँ पर कंडीशन घर की खराब है, सैनिटेशन पुअर है, वहाँ पर रैट ज्यादा रहेंगे और प्लेग विल बी मोर कॉमन। वेक्टर्स कैन लिव ऑफ होस्ट फॉर मंथ, महीनों तक ये सुप्तावस्था में एक तरह से पड़े रहते हैं। द इम्पोर्टेंट इज ब्लॉक फ्ली, ब्लॉक हो गई फ्ली। फ्ली क्या है? क्योंकि वेक्टर दैट इज रैट माइस, उसके ऊपर फ्ली रहती है जो कि डिजीज ट्रांसमिट कर रही है। एक्चुअल वेक्टर इज रैट फ्ली। तो वेक्टर जो है वो फ्ली जो है वो डिजीज को ट्रांसमिट कर रही है। ब्लॉक तो फ्ली मतलब ब्लॉक हो गई। ब्लॉक क्या हुई? जैसे ये इसका ये ब्लड को सक करेगी, रैट का या ह्यूमन का ब्लड को सक करेगी, तो इसके अंदर प्लेग के बेसिलाई पहुंच जाएंगे। प्लेग के बेसिलाई कहाँ पहुंचेंगे? इसके स्टमक में। तो प्रोमैस्टिगेट फॉर्म में होते हैं और ये इंक्रीज करना, मल्टीप्लाई करना स्टमक में शुरू करेंगे। इतना मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर गर्दन को ब्लॉक कर देंगे। तो प्रोमैस्टिगेट विल बी मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज इन द नंबर एंड ब्लॉक क्या कर देंगे? इसके प्रोवेंटिकुलर्स को ब्लॉक कर देंगे। प्रोवेंटिकुलर ब्लॉक हो जाएगा। अब जब उसका वो ब्लॉक हो गया तो वो और अंदर खाने को इंजेस्ट नहीं कर पाएगी, इंगल्फ नहीं कर पाएगी। अब जब वो कुछ खा ही नहीं पा रही है तो कोशिश करिए खाने की, लेकिन वो रास्ता ही ब्लॉक है तो नहीं खा पाएगी, कुछ दिन में वो
खाएगी नहीं तो डेड हो जाएगी। या फिर एक तो ये तो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई, रास्ता पूरी तरह परपेंडिकुलर ब्लॉक हो गया। या फिर क्या हो सकता है, कुछ टाइम के लिए थोड़े से थे वो ब्लॉक हो गए, अभी और ग्रो कर रहे हैं, पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हुआ। विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस एपिडेमियोलॉजिकली, पूरी तरह से ब्लॉक या पार्शियली ब्लॉक? क्यों? फाइट भी करेंगे, सर्वाइव भी ज्यादा करेंगे। जो ब्लॉक हो गए अब तो खाने में 2-3 दिन 4 दिन में खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो पार्शियली ब्लॉक्ड है वो सर्वाइव ज्यादा करेंगे। प्लस जब वो खुद लेगा इंगल्फ, पहले अपना को छोड़ते भी रहेंगे तो अपना साथ में प्रोमस्टिब्यूट भी ब्लड में ट्रांसफर कर देंगे, तो इन्फेक्टेड एजेंट को भी उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो एजेंट को छोड़ भी रहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट या दे इम्पॉर्टेंट एपिडेमियोलॉजिकली, दे आर मोर कैरियर, जो कि पार्शियली ब्लॉक्ड फ्ली है। जो टोटली ब्लॉक्ड फ्ली है, सप्रोवेंट्रिकुलर फ्लूइड बंद हो गया है, दैट आर नॉट वेरी डेंजरस। तो पार्शियली ब्लॉक्ड है, दैट इज मोर एपिडेमियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट, एपिडेमियोलॉजिकली ट्रांसमिटिंग एजेंट। फ्ली वेक्टर्स, इसमें 4 इंडिसेस आते हैं, टोटल फ्ली इंडेक्स, चियोप्सिस इंडेक्स, स्पेसिफिक फ्ली एंड बरो इंडेक्स आर यूजफुल मेजरमेंट फॉर द डेंसिटी ऑफ द फ्लीज। हम कैसे देखेंगे फ्लीज बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस देखने के लिए किसी प्रोग्राम की स्प्रेइंग करने से। हमारा जो मेन काम होता है स्टूडेंट्स को किल करना या फिर उसके बाद जो फ्ली रह रही है उसको किल करना। तो इसके लिए 4 इंडेक्स हैं हमारे पास। एक है सबसे पहला टोटल फ्ली इंडेक्स, कितनी टोटल फ्ली, एवरेज नंबर ऑफ फ्ली ऑफ ऑल स्पीशीज पर रैट। एक रैट की एक स्पीशीज को टोटल कितनी फ्लीज है, कितनी फ्ली है, दैट इज टोटल फ्ली इंडेक्स। एक रैट के ऊपर, एक रैट की स्पीशीज के ऊपर टोटल हमारी कितनी फ्ली है, दैट इज टोटल फ्ली इंडेक्स। सेकेंड इज चियोप्सिस इंडेक्स, एवरेज नंबर ऑफ ज़िनोफिला चियोप्सिस पर रैट। एक रैट के ऊपर कितने ज़िनोफिला है। इट इज अ स्पेसिफिक फ्ली इंडेक्स, इट इज मोर सिग्निफिकेंट इंडेक्स देन द टोटल फ्ली। टोटल से ज्यादा ऑल स्पीशीज थे, यहाँ पर एक को ले लिया हमने, एक ही स्पीशीज को लेंगे तो दैट इज मोर सिग्निफिकेंट। More than one, if the index is more than 1, it is regarded as indicative of potential explosiveness of the situation. मतलब अब प्लेग का आउटब्रेक होने वाला है। एक से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, एक रैट के ऊपर एक से ज्यादा ज़िनोफिला है, तो चियोप्सिस एक से ज्यादा है, मतलब अगर एक से ज्यादा नंबर आ रहा है दैट मीन्स कि अब प्लेग का आउटब्रेक होने वाला है। Specific percentage of fleas, percentage of different species of fleas that are found on the rat। एक रैट के ऊपर जो different fleas की species है, different species कितनी है परसेंटेज उनकी। Then burrow index, average number of free living fleas per species per rodent burrow। एक बिल में, एक rodent के burrow में कितनी fleas रह रही हैं। Flea indices do not themselves indicate an imminent plague epidemic। ऐसा डायरेक्टली हम बात करें फ्ली इंडिसेस से, हम एपिडेमिक को जज नहीं कर सकते हैं, बट दिस सर्व एज अ वार्निंग कि अब होने वाला है, अब हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर मिल के ज्यादा तो होगा ही होगा, दिस इज नॉट कंफर्मेटरी। जैसे हम बोलते हैं कि अगर बाइट आउट स्पॉट मिल गया तो इसको कंफर्म मीजल्स है, दैट इज पैथोग्नोमी, कंफर्म्ड है। अगर उसके हाथ में पेन है तो लिख ही रहा होगा, दिस इज नॉट कंफर्म। पेन चल रहा है देन इट इज कंफर्म कि वो लिख रहा है। तो वही चीज है, अगर देखते हैं कि फ्ली है दैट मीन्स नॉट कंफर्मेटरी। अगर फ्ली तो में एक वार्न साइन है कि हम फ्ली से हमें आगे होने के चांसेस बढ़ गए, अब आउटब्रेक या एपिडेमिक होने वाला है, बट दैट इज नॉट कंफर्मेटरी। जब तक कोई पेशेंट नहीं आता उसको हम कंफर्म डायग्नोसिस नहीं आता, तब तक हम आउटब्रेक को कंफर्म नहीं मानते हैं। मोर ट्रांसमिशन, मेन इसमें 5 बेसिक ट्रांसमिशन है। कमेंसल रैट से रैट फ्ली में, रैट से रैट फ्ली में आया, रैट को बाइट किया किसने, रैट फ्ली ने, तो रैट फ्लाइट में फ्ली में आया और फ्ली ने मैन को इन्फेक्ट कर दिया। या तो दिस इज द डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम रोडेंट, रोडेंट से फिर वाया द रोडेंट फ्लीज में, फिर कंटामिनेटेड सॉइल में, या फिर डायरेक्टली मैन में। या फिर वाइल्ड रोडेंट फ्ली से पेरीडोमेस्टिक, वाइल्ड वाला जो था उसकी फ्ली से, रोडेंट की फ्ली से, पेरीडोमेस्टिक हमारे घर में रहती है उसमें आया, उससे फिर कमेंसल में आया, फिर उससे मैन में आया। या फिर मैन से ह्यूमन फ्ली में आया और फिर ह्यूमन फ्ली से मैन में आया। एक मैन से दूसरे ह्यूमन फ्ली में आया और उसके बाद फिर फ्ली ने डायरेक्टली ट्रांसमिट किया, रोडेंट इसमें बीच में कहीं भी नहीं आया। या फिर मैन से डायरेक्टली मैन में डिजीज ट्रांसमिट हो गई लाइक इन न्यूमोनिक प्लेग।
ये 5वें नंबर पे लिया बिकॉज दिस इज लेस कॉमन. Incubation period, this is plague is basically 3 types: bubonic plague, pneumonic plague and septicemic plague. Incubation period is around 2 to 7 days, 2 to 7 days of bubonic and septicemia cause करने के लिए. But pneumonia के लिए incubation period is less, that is around 1 to 3 days. रूफ तो हुई है. ये पूरी साइकिल है. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अल्टीमेट यही है कि रैट से वाइल्ड से पेरिडोमेस्टिक में आएगा और फ्लीज में आएगा, फ्लीज से ह्यूमन में आ जाएगा, या फिर मैन टू मैन, या मैन से डायरेक्टली फ्ली में और फ्ली से फिर दूसरे मैन में. केस डेफिनेशन. प्लेग के लिए हम केस का बोलेंगे व्हेन इट इज हैव फीवर, चिल, हेडेक, मलेज, प्रोस्ट्रेशन और ल्यूकोसाइटोसिस. सबसे पहले जब भी हमारे पास केस आएगा तो उसका हम लेबोरेटरी से कंफर्म करवाएंगे. कंफर्म करवाने के बाद अगर फोल्ड इंक्रीज आता है देन इट इज कॉल्ड एज केस, दैट इज प्रिजम्पटिव. अगर फोल्ड एंटीबॉडी टाइटर रेज है देन इट इज कॉल्ड एज प्रिजम्पटिव केस. उसके बाद उसके फिर ब्लड से सैंपल लेंगे. सैंपल लेकर के अगर यर्सीनिया का पेस्टिस हमारे पास आइसोलेट हो जाता है देन इट इज कंफर्म्ड केस ऑफ प्लेग. ठीक है. तो इसमें 3 चीजें होती हैं: प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल केस होगा, हमें लग रहा है कि सिम्टम देख करके कि अब ये केस हो सकता है प्लेग का, तो हम उसको सैंपल निकालेंगे. देन सैंपल निकाल करके हम देखेंगे एंटीबॉडी टाइटर जल्दी आ जाता है, हमने देखा इट इज प्रिजम्पटिव केस. लेकिन यर्सीनिया पेस्टिस मिल गया देन इट इज कंफर्मेटरी. कंफर्मेटरी प्लेग का केस कहने के लिए हम यर्सीनिया पेस्टिस आइसोलेट करना जरूरी है, उसके बगैर कंफर्म नहीं करते हैं. हर डिजीज में ऐसे 3 चीजें नहीं लेते हैं, प्रोबेबल, प्रिजम्पटिव या कंफर्मेटरी. किसी डिजीज में ही लेते हैं जिनमें कंफर्मेशन की जरूरत होती है. एक केस भी प्लेग का आ गया देन इट इज आउटब्रेक और एपिडेमिक इन दैट एरिया. ठीक है, आपको नोटिफाई करना है. मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग फॉर्म, मोर्टेलिटी इज 60% इफ अनट्रीटेड. मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, 60% इफ अनट्रीटेड. इंक्यूबेशन पीरियड हो गया. न्यूमोनिक प्लेग का नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे, फीवर होगा, चिल्स होगा, मलेज. मलेज क्या होता है? बॉडी एक थकावट, थके से हो रहे हैं, हाथ पैर टूटे से हो रहे हैं. मसल है, बॉडी में पेन हो रहा है, हेडेक. रीजनल लिम्फेडेनाइटिस. लिम्फेडेनाइटिस में जो लिम्फ नोड्स हैं वो एनलार्ज तो होंगे बट पेनफुल भी होंगे. डिवोर्स एनलार्ज भी होंगे और लिम्फ नोड्स पेनफुल भी होंगे. टिपिकली इंग्वाइनल, स्पेशली फीमोरल, एक्सिलरी और सर्वाइकल. मेनली इसमें इंग्वाइनल और फीमोरल होते हैं. एरिथ्रिमा ओवरलाइंग द स्किन और एडिमा भी आ जाएगा. सेप्टिसेमिक प्लेग पहला था ब्यूबोनिक प्लेग. ब्यूबोस दैट इज लिम्फ नोड्स एनलार्ज कर जाएंगे और स्वेल कर जाएंगे. सेप्टिसेमिक प्लेग में सिमिलर टू होगा. ब्यूबोनिक प्लेग के सिम्टम तो आएंगे ही, प्लस सर्कुलेटिंग कोलैप्स, सेप्टिसेमिक शॉक. जो वायरस है वो सर्कुलेट कर जाएगा और सेप्टिसीमिया कॉज कर देगा, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन कर देगा, शॉक कर देगा, ऑर्गन फेलियर और इवन हेमरेज तक कर सकता है. मोर्टेलिटी इज 100% इफ अनट्रीटेड. उंगलियां हैं ये, फिंगर्स आर नेक्रोज. खत्म हो गया है वहां पे, नेक्रोज हो गए, काटनी पड़ेंगी, काली पड़ गई हैं. न्यूमोनिक प्लेग लोकलाइज टू लंग, कफ, डिस्निया एंड चेस्ट पेन. हेमोप्टिसिस क्या होता है? हेमोप्टिसिस क्या होता है? हेमोप्टिसिस क्या होता है? बोलो, सही बोल रही, बोलो. हाँ, वॉमिटिंग में क्या होगा? वॉमिटिंग को क्या बोलते हैं? हाँ, ये बोल रही है वॉमिटिंग. हेमाटेमेसिस. अगर ब्लड वॉमिटिंग के साथ में दैट इज जीआई कॉज है, दैट इज हेमाटेमेसिस. और अगर ब्लड कफ के साथ में है दैट इज हेमोप्टिसिस. हेमोप्टिसिस लंग की बात कर रहे हैं तो कफ के साथ में आएगा देन इट इज हेमोप्टिसिस. कैरेक्टरिस्टिक वाटरी और पुरलेंट और स्पूटम. वाटरी बिल्कुल पानी सा होगा या पुरलेंट पस भी हो सकता है, स्मेल भी आएगी और स्पूटम मे बी पॉसिबल. जीआई सिम्टम्स हो सकते हैं जिसमें नोजिया होगा, वॉमिटिंग. नोजिया क्या होती है? सबसे पीछे रेड शर्ट. नोजिया क्या होता है? वो तो वर्टिको होता है. नोजिया अर्ज टू. अब मुझे तो उल्टी आने वाली, आई नहीं है, आ गई देन इट इज
वॉमिटिंग की मुझे लग रहा है कि वॉमिटिंग आ सकती है, आने वाली फीलिंग हो जाती है, मुंह भर के आए इसको बोलते हैं, निकल कुछ नहीं रहा है, वॉमिटिंग बाहर आ रही है, बाहर आ जाए अगर माउथ में देन इट इज वॉमिटिंग, लेकिन अगर आने को हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, लग रहा है कि आने वाली, देन इट इज nausea, nausea, vomiting, diarrhea and abdominal pain. Headache, chills, malaise और myalgia, muscle pain. Rarely cervical भी वो भी इसमें होते हैं, rarely होते हैं, लेकिन more commonly symptoms are related to lung, cough, dyspnea और hemoptysis. Diagnosis by staining, आपने isolate किया, उसको stain किया, जीन सा है, वेसन से स्टेन यूज करते हैं. कल्चर किया, आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स को निकाल करके कल्चर करते, दैट इज कंफर्मेटरी फॉर द प्लेग. अब तो कंफर्म हो गया डायग्नोसिस प्लेग किया गया, ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड. फिजियोलॉजिकल में 4-fold इंक्रीज हो जाए एंटीबॉडी का टाइटर, या फिर सिंगल टाइटर अगर 1:128 से ज्यादा आ जाता है पैराटाइटरी, या फिर बाद में हम कई बार क्या कर सकते हैं कि इसको निकाल करके हम गिनी पिग्स में इनोकुलेट करके भी देख सकते हैं, लेकिन दैट इज वेरी मतलब लास्ट इन्वेस्टिगेशन. अब किसी तरह से पॉजिटिव नहीं आ रहा है, हम देख रहे हैं कि लग रहा है सिम्टम्स हैं, हमें लग रहा है कि प्लेग है, पूरी तरह से हमें कंफर्म है कि प्लेग है, लेकिन जब तक हम ये आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट श्योर कंफर्म नहीं बोल सकते कि हम प्लेग है, देन वी विल गो फॉर गिनी पिग में आइसोलेशन करके देखते हैं, लेकिन आजकल कम क्या नहीं करते हैं. प्राइमरी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो इसके लिए हम केवल कंट्रोल की बात करेंगे, एलिमिनेशन की भी नहीं सोच पाते. हम सोच सकते हैं कि एलिमिनेशन कर सकते हैं, जहाँ तक है, लेकिन इरेडिकेट तो हम प्लेग को नहीं कर सकते. आइसोलेट द इन्फेक्टेड एनिमल्स, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स है उसको आइसोलेट कर लेंगे. सबसे पहले जिससे डिजीज कॉज हो रही है, जो डिजीज को ट्रांसमिट कर रहा है, उसको पहले अलग करो. लिमिट द नंबर ऑफ पीपल इन द कॉन्टैक्ट, उसके कॉन्टैक्ट में जितने लोग आ रहे हैं, जिस माउस के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनको तो अलग करना ही है, प्लस जो उस आदमी जिसको सफर है उसकी भी कॉन्टैक्ट में जितने लोग हैं उनका पर्सनल प्रोटेक्शन, अपना प्रोटेक्शन खुद करना है, सर्जिकल मास्क, ग्लव्स, आई प्रोटेक्शन. फ्ली कंट्रोल, फ्ली उसको कैसे कंट्रोल करोगे? स्प्रे से, स्प्रे स्पेशली बाय डीडीटी एंड डीएचसी, दैट इज गामेक्सिन, डीएचसी का और डीडीटी का हम स्प्रे करते हैं, इससे ये अभी तक भी इफेक्टिव है. मच्छर पे हमने डीडीटी का स्प्रे करते हैं, तो अब उस मच्छर पे डीडीटी इज नॉट इफेक्टिव, उससे वो रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा स्प्रे करें. बट फ्ली इज इफेक्टिव फॉर डीडीटी एंड स्पेशली फॉर गामेक्सिन, डीएचसी. यूज ऑफ मेलाथियोन इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, जहाँ हमें लगता है कि रेजिस्टेंस हो गई है वहाँ पर हम मेलाथियोन का यूज करते हैं. टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, तो रोडेंट ह्यूमन के कांटेक्ट में ना आ पाए, तो रोडेंट से फ्ली ना निकले, या तो रोडेंट खत्म हो जाए या फ्ली खत्म हो जाए, या फिर मैन से कांटेक्ट में ना आ पाए. तो रोडेंट फ्ली मैन की अगर चेन को आप तोड़ देंगे देन इट विल नॉट ट्रांसमिट द डिजीज. इंडोर स्प्रेइंग क्या होता है? घर के अंदर स्प्रे, थोड़ी थोड़ी दीवारों की ऊंचे, क्योंकि ये जो है मच्छर रैट जो है थोड़ा सा ऊंचा चल सकता है, तो ऊंचे पे चल पाएगा, तो इतना आपको थोड़ा सा ऊंचा तक इंडोर स्प्रे करते हैं. रैट की बरोज जो आपको लग रहे हैं बिल है उनके अंदर डाल देते हैं, इंसफ्लेटेड विद द इंसेक्टिसाइडल डस्ट को उसके अंदर डाल देते हैं. 10% और 5%, 10% डीडीटी और पीएचसी 5% यूज करते हैं. रोडेंट कंट्रोल के लिए प्रिवेंट द रोमिंग और हंटिंग ऑफ द पेट्स. कई बार क्या होता है कि जो ये अदर आप हमारे घर में पेट्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, उनके ऊपर फ्ली आ जाती है और वो फिर डिजीज ट्रांसमिट करती है. रोडेंट को कंट्रोल करेंगे बाय ब्रश या फिर फूड सोर्सेज या फायरवुड के द्वारा उनको घर से बाहर हटाएंगे. अंडरटेकन ओनली आफ्टर द इंसेक्टिसाइड यूज. इंसेक्ट रेपेलेंट अपने लिए पर्सनल प्रोटेक्शन में अपने कपड़ों पे या फिर स्किन पे वी कैन यूज एनी इंसेक्ट रेपेलेंट सो दैट कि हमें फ्ली या कांटेक्ट में ना आए. इंसेक्टिसाइड यूज इन एपिजोनोटिक एरियाज. ये स्प्रे करते हुए दिखाया है, ये बिल्स में उसके बरोज में स्प्रे कर रहे हैं. ये उसको वो पकड़ने का, रोडेंट को पकड़ने का होता था, क्या बोलते हैं उसको, चूहेदानी, वो उसने कॉटन लगाई हुई है ताकि वो साइड से फ्ली वगैरह ट्रांसमिट ना हो जाए. कॉटन लगाई हुई चारों से उसको रैप किया हुआ है एल्युमिनियम की. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन बाय वैक्सीन. वैक्सीन जो एपिडेमिक एरिया से बाहर निकल रहे हैं उनमें चांसेस ज़्यादा होती है, तो उनमें हम वैक्सीन देते हैं. तो ह्यूमन प्लेग की जो वैक्सीन है, डोज है अडल्ट मेल्स के लिए 1 ml, सेकेंड डोज दैट इज 1.5 ml और 6 months, 2 डोज देते हैं 1-1 महीने के इंटरवल पे. 2 डोज देने के बाद इम्यूनिटी तो बन जाती है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट इम्यूनिटी, तो हमें एक बूस्टर की जरूरत होती है. 016, तो 6 महीने बाद हमें एक बूस्टर देनी पड़ती है. हर 6 महीने बाद हमें रिपीट करनी पड़ती है बूस्टर डोज. चिल्ड्रन में 0.2 ml 1 to 4 years में 0.3 ml 0.4 ml.
6 महीने से छोटे बच्चे को नहीं देते। तो वही सेम चीज़ है, सेकेंड डोज देंगे, फिर उसके 6 महीने बाद बूस्टर डोज देंगे। तो लगभग 3 डोजेस मिनिमम है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं कि तुम्हें अब प्लेग ना हो। प्रोफाइलेटिकली प्लेग, मुझे लग रहा है कि मुझे प्लेग होने वाला है, तो मैं प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक खा सकती हूँ क्या इसमें? खा सकते हैं क्या इसमें? कुछ ही डिजीज होती हैं जिनमें हम ऐसा देते हैं जो कि क्लोज कांटेक्ट में हो, इसमें देंगे जो कि मेडिकल या फिर जो उस एरिया में रह रहा है कि अब मुझे लगता है कि ये होने वाला है, तो पहले से एंटीबायोटिक दे देंगे हम उसको कि अब उसमें ना हो। इनमें देंगे मेडिकल, नर्सिंग और पर्सनल हेल्पर, जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जो एक्सपोज हो चुके हैं, जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के प्लेग के केस के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं, उनको हम पहले से ही एंटीबायोटिक दे देते हैं। हैंडल द इन्फेक्टेड एनिमल, जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसको हैंडल कर रहे हैं। क्लोज कॉन्टैक्ट विद द प्लेग केस, जो प्लेग के केस के क्लोजली कॉन्टैक्ट में आते हैं उनको हम पहले से ही डिजीज होने के पहले ही एंटीबायोटिक दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक। क्या देते हैं उसमें? टेट्रासाइक्लिन, दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्टिकली। 500 मिलीग्राम 6 hourly for 5 days। डोज नहीं याद करना, बस बताना चाहिए कि टेट्रासाइक्लिन इज यूज फॉर प्रोफाइलेक्टिकली प्लेग। ये पीजी में कई बार बहुत चीजें पूछते हैं। प्रोफाइलेटिकली एंटीबायोटिक किसमें, प्लेग में कौन सी देते हैं? पब्लिक हेल्थ, नोटिफाई एजुकेशन, एजुकेशन हम करेंगे लोगों को, रेड को वक्त बाहर लगाओ, दैट में कॉज प्लेग। नोटिफिकेशन ऑफ डेड रैट, कई बार क्या होता है कि फ्ली की वजह से, एक्चुअली दिस इज अ डिजीज ऑफ रैट, तो रैट्स में जहाँ पर अगर अपने आप ही किल हो रहे हैं, डेड रैट्स मिल रहे हैं, दैट मीन वहाँ पर उनके ऊपर फ्ली या फिर प्लेग हो सकता है। सस्पेक्टेड प्लेग के सर्विलेंस करते हैं, इसलिए हम उनकी सर्विलेंस में क्या देखेंगे? एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या देखेंगे? डिटरमाइन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स, डिजीज कहाँ से आ रही है, कहाँ से हमें डिजीज मिल रही है। जब तक मुझे सोर्स नहीं पता लगेगा तब तक वो सोर्स एक दूसरे को ट्रांसमिट करता रहेगा। अगर क्लास में एक बच्चा बातें कर रहा है, उससे दूसरा करने लगा, दूसरे से तीसरा करने लगा, या फिर यहाँ पर अगर डिजीज एजेंट पड़ा हुआ है, वो डिजीज दूसरे को ट्रांसमिट कर रहा है, मैं उनको तो ठीक करती रहूंगी, लेकिन जो ये सोर्स है जब तक उसको बंद नहीं करेंगे तब तक वो डिजीज को ट्रांसमिट करता रहेगा। इधर नहीं करेगा, इधर कर देगा, इधर कर देगा, इधर कर देगा, तो वो चारों तरफ उसको सोर्स को बंद करना जरूरी है। जब सोर्स बंद नहीं तब तक वो डिजीज को ट्रांसमिट, तो बाद को करने से पहले कि फर्स्ट सर्च फॉर द सोर्स, तुम्हें कहाँ से बीमारी आई, तुम किसके कॉन्टैक्ट में आए, फिर वो किसके कॉन्टैक्ट में है, वो किसके कॉन्टैक्ट में, अल्टीमेटली वी कैन रीच द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है? प्रिवलेंस क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ केसेस, उस एरिया में वहां पर टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल कितने केसेस हैं, दैट इज प्रिवलेंस। एंड सेकंड थिंग इज इंसिडेंस, क्या होता है? प्रेजेंट टाइम पे आज कितने केस हुए या इस महीने कितने केस हुए, दैट इज इंसिडेंस। टोटल कितने केस हैं पहले के और आज के मिला करके, दैट इज प्रिवलेंस। इंसिडेंस, आज कितने केस हुए, अभी कितने केस हुए, दैट इज इंसिडेंस, रिसेंट। पोटेंशियल स्प्रेड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन में स्प्रेड हो रहा है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन के लोग, उसके लिए नोटिफिकेशन करना जरूरी है, इसको एंटीबायोटिक्स देंगे। जो पेशेंट आ रहा है हमारा केस, उसको आइसोलेट कर दो, अलग कमरे बंद कर दो, उसके कॉन्टैक्ट में कोई नहीं आता कि वो डिजीज को ट्रांसमिट ना कर सके। देन डिसइंफेक्शन, उसके जो सामान जो भी कुछ यूज किया है, स्पूटम है, जो भी कुछ है, उसको आप डिसइंफेक्ट करोगे। कैसे करेंगे अभी लेते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, सर्वाइवल। अगर ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर देंगे, जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना अच्छा सर्वाइवल है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट, अगर आपको फीवर है तो पैरासिटामोल देनी है, वॉमिटिंग है तो डोम्पेडाउन देनी है, मतलब जो सपोर्टिव जो सिम्टम्स उसको आ रहे हैं वो साथ में आपको उसको शॉक आ रहा है तो शॉक को ट्रीट करेंगे। जो भी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं उसके साथ में वो ट्रीटमेंट देना है। एंटीबायोटिक, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड कैनामाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल। पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन्स आर नॉट इफेक्टिव। प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक कौन से देते हैं इसमें? टेट्रासाइक्लिन। और ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स आर प्रेफर्ड, इफ नॉट अवेलेबल देन डॉक्सी या टेट्रा या फिर क्लोरामफेनिकोल। पेनिसिलिन इसमें नहीं देते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए सर्विलेंस करते हैं, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक एजुकेशन। अगर रोडेंट्स हैं
नॉन इरेडिकेबल है ये डिजीज, इरेडिकेट नहीं कर सकते। डीकंटामिनेशन या डी इन्फेक्शन कैसे करेंगे आप? बाय द पेशेंट रूल्स, बाय सफाई करके, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉलो करके, डिस इन्फेक्ट द कंटामिनेटेड लाइनेंस, बेडशीट्स को क्लीन करके और स्टैंडर्ड डिसइंफेक्टेंट को यूज करके। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, अब अगर हो गया है तो ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स हो ही गई है। सर्विलेंस, देन रिपोर्टिंग ऑफ केसेस एंड आउटब्रेक ऑफ प्लेग, अगर प्लेग का कोई आउटब्रेक हो जाता है, अगर एक केस भी मिलता है प्लेग का, देन इट इज कॉल्ड एज आउटब्रेक। देन रिपोर्टिंग ऑफ केसेस, उस केस को रिपोर्ट करना जरूरी है। कहाँ करोगे? WHO शुड बी इन्फॉर्म प्रॉपर्ली ऑफ द occurrence ऑफ एनी एपिडेमिक और आइसोलेटेड केस ऑफ एक आइसोलेटेड मतलब एक भी केस रिपोर्ट होता है, देन इट इज रिपोर्टेड टू द हायर अथॉरिटी। मेरे पास केस आया तो मेरे पास जो भी हायर अथॉरिटी उसको करूंगी। मेडिकल कॉलेज में आया तो मेडिकल कॉलेज में भी आदमी कहाँ से, जो उसके नीचे है सबसे वहाँ से आएगा, फिर वहाँ से CMHO को CMO को दूसरे हॉस्पिटल रिपोर्ट करेंगे, फिर वहाँ से टर्शरी सेंटर, टर्शरी से हायर सेंटर्स पे रिपोर्ट होकर के ये WHO तक पहुंचेगा। द रिपोर्ट शुड इंक्लूड डिटेल्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, कहाँ पर वो पूरा किस एरिया में पेशेंट लोकेट हुआ, एग्जैक्ट लोकेलिटी इन्वॉल्व। दिस प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन बी फॉलोड बाय, फिर उसको फॉलो किया जाता है कि वहाँ पर अगर केस रिपोर्ट हुआ है तो वहाँ से पूरी ऊपर से टीम आएगी चेकअप करने के लिए, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पूरा उसकी रिपोर्ट बनेगी। कैसे बनेगी? बाय लोकेलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया शोन ऑन द मैप, इफ पॉसिबल तो मैप के ऊपर दिखाते हैं कि हम ये जयपुर का मैप है और उसके ऊपर यहाँ पर इस एरिया में ये लोकेट हुआ। डेट द फर्स्ट केस वॉज नोटिस, किस दिन पहला केस रिपोर्ट हुआ है। द पीरियड ड्यूरिंग विच फील्ड इन्वेस्टिगेशन वेयर मेड, वो तो रिपोर्ट हो गया केस, लेकिन हम कब गए वहां पर रिपोर्ट देखने के लिए, इन्वेस्टिगेशन कब हुआ, वो पूरा भी रिपोर्ट होगा। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ केसेस ऑफ प्लेग डिटेक्टेड, कितने केसेस टोटल डिटेक्ट हुए। क्लिनिकल डायग्नोसिस ओनली प्रिजम्पटिव या लेबोरेटरी से कंफर्म्ड हो गए, ठीक है। कितने प्रिजम्पटिव है, कितने प्रोबेबल हैं और कितने कंफर्म केसेस हैं। रिकवर हो गए, सही हो गए पूरी तरह से, कंफर्म। रिकवर होने के बाद भी फिजियोलॉजिकली कंफर्म करना जरूरी है, अभी पूरा सही हो गया, डिजीज को ट्रांसमिट नहीं करेगा। टाइप्स ऑफ केसेस अलग अलग देखेंगे, कौन सा है, निमोनिक है, बिमोनिक है, सेप्टिसेमिक, तो बचने के चांसेस कम होते हैं इफ नॉट ट्रीटेड। एज ऑफ द पेशेंट विद द कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ प्लेग एंड नंबर ऑफ डेथ, ये सारी चीजें बारीकी से देखी जाती है, एक एक चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करके रिपोर्ट करके और लिख करके फिर रिपोर्टिंग होती है इसकी। कॉन्टैक्ट ऑफ नोन केसेस, जो पता है कि अब मुझे पता लग गया, जो कंफर्म्ड हो गया है कि ये केस कंफर्म्ड है, उसके कॉन्टैक्ट में कितने लोग आए, अब उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। तो जो जो उनके कॉन्टैक्ट में आया उनको देखेंगे, उनका फिजियोलॉजिकल टेस्ट देखेंगे, थ्रोट का स्वैब देखेंगे। कीमोथेरेपी, जो केसेस है उनको कौन सी दवाई दी गई है, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे कॉन्टैक्ट में प्रोफाइलेटिकली उनको कौन सी कीमोथेरेपी मतलब कौन सी एंटीबायोटिक दी गई है। अगर नहीं दी गई है तो फैटल ज्यादा है या फिर उनमें अभी वो डिजीज को ट्रांसमिट करा, देन दे विल बी आइसोलेटेड। वर्टिब्रेट होस्ट पॉपुलेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक रोडेंट को देखेंगे, रिजल्ट्स ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट फॉर प्लेग। वेक्टर पॉपुलेशन में जियोप्सिस, जिनोफिला जियोप्सिस देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, अदर स्पीशीज ऑफ फ्ली, ये वेक्टर के लिए साइड टेस्ट करेंगे, उनके कंट्रोल मेजर्स, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे, कौन सा करेंगे स्प्रे, DDT और DHC गैमेक्सिन कर सकते हैं, या फिर अगर उससे रेजिस्टेंट है देन विल स्प्रे फॉर मैलाथॉन भी स्प्रे कर सकते हैं। डिजीज किससे ट्रांसमिट होती है, डिजीज किससे ट्रांसमिट होती है, एजेंट इज यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस से ट्रांसमिट होती है, ठीक है।